हेलो फ्रेंड्स, त्रिशक्ति डिफेंस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमने वादा किया था कि हम साइंस के कुछ पोर्शंस को टच करेंगे, जिसमें आज मैं आपको बायोलॉजी की क्लास शुरू करूंगा। तो मैं इस क्लास को धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से बताते जाऊंगा। जैसे आज की तो क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, जिसमें मैं थोड़े बहुत डेफिनेशंस और स्कोप क्या होगा, यानी हम कौन कौन से चैप्टर्स वगैरह डील करेंगे, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो एक एक करके आइए हम इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, आपको तो पता होगा कि साइंस में तीन ब्रांचेज होते हैं। फर्स्ट विल बी द फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड बायोलॉजी की। तो इसमें जो बायो का जो पोर्शन है ना, वो आज से स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये बेसिकली आपको बता दें कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही रहेंगे, हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को नहीं लेके जाना है। जैसे जो भी एनडीए और सीडीएस या फिर सीएपीएफ के स्टूडेंट होंगे, इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो हम डेफिनेशन से ही शुरू करेंगे। देखिए, बायोलॉजी मीन्स सिंपल एक साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of which deals with the study of living organism। ठीक है, ये तो हो गई बात इसके डेफिनेशन की। अब इसमें देखते हैं कि जैसे बायोलॉजी जो टर्म है, खुद देख रहे होंगे आप, दो शब्दों से मिलकर बना है। तो थोड़ा इसको भी डिकोड कर लेते हैं। बायोलॉजी जो टर्म है ना, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द ये है बायोस, एंड सेकंड वन इज लोगोस। बायोस मीन्स होता है लाइफ, एंड लोगोस मतलब होता है स्टडी। मतलब जिस ब्रांच में लाइफ के बारे में स्टडी किया जाए, उसको हम सिंपल तौर पे बायोलॉजी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल चीजें। अब ये जो टर्म बायोलॉजी है, ये भी किसी ने दिया होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। ये टर्म जो बायोलॉजी है, वो एक इंसान ने दिया था, सबको पता है, जिसका नाम है लेमार्क। लेमार्क वाज द पर्सन जिसने ये टर्म बायोलॉजी क्या की, कॉइन की थी, ठीक है। तो ये हमारे अभी बेसिक्स चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए, जैसे टर्म तो लेमार्क ने दे दिया, ठीक है। तो इसकी शुरुआत में किसी न किसी ने स्टडी की होगी, कोई ना कोई आया होगा, बताया होगा कि हाँ देखो, साइंस को इन सब ब्रांचेज में भी बांट सकते हैं। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वैसे ही बायो के ब्रांचेज में भी बांट सकते हैं। तो इसीलिए कोई ना कोई तो होगा जिसने इसको शुरू किया होगा। तो जैसे हम शुरू करने पे अगर बात करें, तो जैसे बायोलॉजी के जो जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के जो फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, उनका नाम है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल, हिंदी में इन्हें अरस्तु भी कहते हैं, अरिस्टोटल। देखिए, अरिस्टोटल का नाम आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में सुना होगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया, और अभी हम बायो में देख ही रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री में भी हम इनका नाम सुनते हैं। तो कहने का मतलब है ना, अरिस्टोटल एक फिलोसोफर थे, ठीक है।
मतलब फिलोसफर मतलब ऐसा कि जो फिलोसफी जानता है दैट इज फिलोसफर। और फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि फिलोसफी इज द साइंस ऑफ ऑल साइंसेस। ठीक ठीक है, इसलिए मतलब सारे साइंस का ये फिलोसफी साइंस होता है। तो ये जो है ना, ये एक्चुअल में फिलोसफर है, मतलब इनको लगभग लगभग हर सब्जेक्ट्स में हम पढ़ते हैं। इनका जो कंट्रीब्यूशन है हर सब्जेक्ट्स में, चाहे वो सोशल साइंसेज हो चाहे साइंस हो, उनमें मिलेगा। इसीलिए जब पहली बार इन्होंने लाइफ के बारे में बताया था, स्टडी किया था, तो इसी के नाम पे मतलब इनको बोला जाता है कि ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। अब बायोलॉजी के भी जैसे हमने देखा कि साइंस में जो 3 ब्रांचेज होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो हम अभी बायो के बारे में पढ़ रहे हैं, वैसे ही बायोलॉजी में भी ना 2 ब्रांचेज होते हैं। ठीक है। बायोलॉजी के जो 2 ब्रांचेज होते हैं उसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं जूलॉजी और एक को बोलते हैं बॉटनी। डेफिनेशन के तौर पे हम ये बोलेंगे कि जूलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। मतलब बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, जूलॉजी बोल सकते हैं। तो मतलब हम इसमें क्या पढ़ते हैं, स्टडी अबाउट एनिमल्स। और साथ में बायोलॉजी की बात करें तो बॉटनी की बात करें तो बॉटनी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद प्लांट्स। मतलब जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, बॉटनी। तो हम बॉटनी में क्या करते हैं, वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। अब जैसे हमने देखा कि बायोलॉजी है जो फादर, तो सिमिलरली इसके भी कोई फादर होंगे और इसके भी कोई फादर होंगे। ठीक है, मतलब फादर यहाँ कहने का मतलब कि पहली बार सेग्रीगेट तरीके से इस सब्जेक्ट को किसने पढ़ना स्टार्ट किया, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म तब थे जब वो थे। अरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आज लाखों सालों से है, लेकिन उसको सेग्रीगेट तरीके से उनमें उनके अंदर क्या है, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, उनको जिसने सबसे बार पहला पढ़ना स्टार्ट किया हम उसको क्या बोल देते हैं, फादर। तो वैसे ही इसमें कि ऐसा तो नहीं कि बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स और एनिमल के बारे में नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते तो होंगे, लेकिन पहली बार सेग्रीगेट तरीके से किसने प्लांट्स को पढ़ना स्टार्ट किया और फिर एनिमल्स को, हम उस हिसाब से बोलते हैं कि फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी। तो सबसे पहली बार सेग्रीगेट तरीके से जूलॉजी को पढ़ने वाले भी अरिस्टोटल ही थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। इसीलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। ठीक। सिमिलरली सबसे पहली बार सेग्रीगेट तरीके से, अच्छे तरीके से प्लांट्स के बारे में स्टडी करने वाले थे थियोफ्रास्टस। ठीक है, ये भी थियोफ्रास्टस भी एक फिलोसोफर थे। और थियोफ्रास्टस की एक खास बात, ये फादर ऑफ जूलॉजी थे अरिस्टोटल। और सिमिलरली फादर ऑफ बॉटनी थे कौन, थियोफ्रास्टस। ठीक है, और एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग बता दूं कि जो थियोफ्रास्टस थे ना, वो अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। क्या थे, स्टूडेंट। तो थियोफ्रास्टस वाज स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल, तो जैसन गुरु वैसन चेला, स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल। वो भी फिलोसफर और ये भी फिलोसफर। ठीक है, ये चीज है। अभी इसको आप नोट कर सकते हैं, मैं साइड हट जाता हूं। अब देखिए, जैसे कि हम बार बार ये चीजें बोल रहे हैं, इसमें भी बोला कि अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो भाई ऐसा क्या चीज है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है, मतलब इसके कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होते होंगे।
तो हम ना अभी देख लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ, दिख रहा है, चलो इसको चेंज कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को ORG हम लिखेंगे आज के बाद, ठीक है, जब जब भी बायो की क्लास होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते होंगे। तो देखिए, पहला, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, लेकिन जो 4-5 जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें होगा ही होगा। पहला, ग्रोथ। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो ग्रो करेगा, ठीक है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, सारे ग्रो करते हैं। सेकेंड, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, यानी उसके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे, ठीक है। तीसरा, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, मतलब अपने जैसे यंग वन को पैदा करेगा, ठीक। और चौथा, चौथा ये होगा कि अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई करेगा। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपको पिंच किया तो इसका मतलब आप अपना हाथ हटाएंगे क्योंकि आपको चुभेगा, तो दैट इज, मैंने जो पिंच किया दैट इज कॉल्ड स्टिमुली, और जो आपने हाथ हटाया दैट इज रिएक्शन। तो अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई करेगा। जैसे मच्छर काटता है तो मच्छर को भगा के उसको खुजलाने लगते हैं, इसका मतलब क्या है, मच्छर का काटना इज अ स्टिमुलाई एंड हमारा खुजलाना दैट इज अ रिस्पॉन्स। तो अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो ये 4 चीजें वो बेसिकली करेगा। तो वो 4 चीजें में पहला आया कि इफ it shows growth then it is living organism, then metabolism, ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं केमिकल एक्टिविटी इनसाइड द बॉडी। और तीसरा, रिप्रोडक्शन, ठीक। और चौथा मैंने अभी बताया, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं। अब देखिए, इतना करने के बाद अब हम आते हैं कि मतलब जो, अब ये तो बेसिक चीजें थी, ये हर क्लास में हर कोई बताता होगा कि क्लास शुरू होने से पहले। अब हम अपने एग्जाम पर्पज से हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, तो हमारे एग्जाम पर्पज के लिए व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट, कि मतलब हम इस सब्जेक्ट में ऐसा क्या क्या पढ़ें कि हमारे क्वेश्चन जो हैं वो हमसे बन सके, ठीक है। तो अब हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज पे चलते हैं। तो हम इसमें मैं सिलसिलेवार तरीके से स्कोप ऑफ बायोलॉजी, यानी जो हमारे एग्जाम में पूछने वाले पूछे गए चैप्टर्स या आगे पूछे जाएंगे उन चैप्टर्स का नाम लिखने जा रहा हूँ, और उसी के हिसाब से हम आराम से क्रोनोलॉजिकली इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्कोप ऑफ बायोलॉजी, स्कोप ऑफ बायोलॉजी, देखिए सबसे पहला ही चीज एग्जाम में पूछता है सेल के बारे में। तो सबसे पहला चैप्टर हो गया हमारा, सबसे पहला चैप्टर हो गया सेल यानी कोशिका। सेल में हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, हम प्लांट सेल के बारे में भी पढ़ेंगे और एनिमल सेल के बारे में भी पढ़ेंगे, एनिमल सेल के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इसमें एक दो चीजें और बेसिक पढ़ेंगे, जैसे
हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। मटेरियल जैसे हमारा डीएनए, आरएनए, ठीक है, आरएनए ये होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे सेल डिविजन्स, सेल डिविजन्स, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर दूसरे आ जाते हैं हम टिश्यू, हम इसमें टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम हिंदी में उत्तक भी बोलते हैं। टिश्यू में भी फिर से हम सेम एनिमल के साथ साथ हम प्लांट टिश्यूज को भी आराम से पढ़ेंगे एकदम डिटेल से, क्योंकि इससे ये टिश्यू वाले और ये दो चैप्टर है ना, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है, इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। और फिर तीसरा आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जैसे क्लास 10th में एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस करके, ठीक है। अगर आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो जो हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए जितने भी प्रोसेसेस चाहिए होते हैं, वो सारे प्रोसेसेस उसमें बहुत अच्छे से क्लास 10th की एक एनसीईआरटी है, उसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसमें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम आसान भाषा के लिए, मतलब आसान बनाने के लिए, हम लाइफ प्रोसेसेस मतलब द प्रोसेसेस विच आर इसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस, हम वो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस, और वो किसके लिए, हम बेसिकली ह्यूमंस के लिए पढ़ेंगे। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस में, तो हम इसमें सबसे पहला प्रोसेस ही यही पढ़ेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहला चीज हम इसमें पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम हम अपने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते ही टाइम हम अपने स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ क्या होते हैं, ठीक है, इनके कितने नंबर्स होते हैं, वो सारे। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में ही हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे, और साथ साथ हम अपने टंग के बारे में पढ़ेंगे, जीभ के बारे में। मतलब जैसे हमें कोई चीज़ अगर खाना हो और उस खाने का स्वाद लेना हो तो हमें जीभ की जरूरत पड़ती है, यानी टंग की, और वो टंग हैज ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज कॉल्ड टेस्ट बर्ड। तो टेस्ट बर्ड जो होते हैं ना, वो टंग पे होते हैं, तो कौन सा टेस्ट बर्ड कहाँ पे होता है, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। हम इसीलिए इसको भी पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। देन सेकेंड कम्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम अपने बॉडी में जितने सर्कुलेशंस होते हैं, जैसे ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो अब उसमें हम उस सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ उसमें जो उसका फ्लूइडिक पार्ट होता है, मतलब फ्लूइड वाला जो पार्ट होता है दैट इज ब्लड, उसको भी हम इसमें पढ़ेंगे। यानी हम ब्लड को इसमें अच्छे से सेपरेटली पढ़ेंगे, क्योंकि ब्लड से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। देन कम्स एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर आता है हमारा स्केलेटल सिस्टम, फिर हमारा आता है इंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम बेसिकली हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्लास 10th में एक और चैप्टर है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमारे बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो
किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। एक हमारा खुद नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और दूसरा जब हमारा हार्मोन इन्वॉल्व होता है तब भी उससे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आगे पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन, ठीक है, स्पाइन, ये सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देन कम्स, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देन कम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए कि जैसे एनडीए और सीडीएस के एग्जाम्स में ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस चैप्टर से सवाल ना पूछे, चाहे हार्मोन से रिलेटेड चाहे कोई और टॉपिक से रिलेटेड जरूर पूछता है। तो ये लास्ट वाला है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। ठीक है, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा चौथा वाला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा जेनेटिक्स। ठीक है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जैसे होमोलोगस ऑर्गन, हेट्रोलोगस ऑर्गन, ठीक है, कभी कभी प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी पूछ लेता है, इवोल्यूशन पूछ देता है। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और जो बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे वो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपने कभी सुना होगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक कॉन्सेप्ट है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में यूज होता है हमेशा। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये अक्सर पूछा जाता है सीडीएस या फिर एनडीए एग्जाम्स में। तो हर्बर्ट स्पेंसर नाम के एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, फिर हम इसमें आगे पढ़ेंगे डाइवर्सिटी, एक चैप्टर है क्लास 9th एनसीईआरटी में, उसके बारे में, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल। फिर नेक्स्ट है हमारा 6th, हम पढ़ेंगे हेल्थ एंड डिजीजेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्थ एंड डिजीजेज। ठीक है, हेल्थ एंड डिजीजेज के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हम हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेल्थ एंड डिजीज में ये कंपोनेंट है हमारा पहला कि व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, जैसे हम आसान भाषा में मेडिकल टर्म में बोले तो पैथोजेंस, पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। ठीक है, जैसे पोलियो वायरस की वजह से, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से, और बैक्टीरियल डिजीज भी होते हैं जैसे आपको वूपिंग कफ वगैरह, पैथोजेंस। हाँ, अब आते हैं इसमें, अगर पैथोजेन आपके बॉडी में है तो आपकी बॉडी को डायग्नोस करना पड़ेगा, तो हम डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम पता लगाएंगे कि कौन सा डिजीज के लिए कौन सा टेस्ट होता है। ठीक है, जैसे कभी कभी पूछ देता है कि एचआईवी को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो एलिसा। इबोला वायरस को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, अगर मान लो रिसेंटली कोविड हुआ है, पूछ दे कि कोविड को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट होगा, तो आरटीपीसीआर, ये सब वगैरह, तो ये सब इसमें हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में दो चीजें हम देखेंगे। देखिए, ट्रीटमेंट में ऐसा है, दो कंपोनेंट आएगा। पहला, जो हमारा खुद का जो इम्यून सिस्टम है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे बॉडी का जो खुद का इम्यून सिस्टम होगा ना, इम्यून सिस्टम, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे WBCs के जितने भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, ठीक है, इन सब के बारे में। फिर टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ये सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इम्यून सिस्टम। और फिर हम जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, तो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट हम आ जाते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में दो चीजें, मेडिकल ट्रीटमेंट में दो चीजें हम देख लेंगे। ठीक है, पहला
वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जैसे अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट उभर के आ रहा है, जैसे AMR डिजीजेस का। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। ठीक, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऊपर ज़्यादा कर दिए। अब हम आते हैं, ये तो अगर हमारे ह्यूमन के बारे में। अब हमारा चलेगा कि इसमें हम प्लांट्स के बारे में क्या पढ़ेंगे। तो प्लांट्स का बहुत छोटा सा है, हम सीधे सीधे प्लांट्स में अगर आए तो नंबर क्या था ऊपर, 6। अब हम प्लांट्स में अगर आए तो हम 7th में प्लांट्स में हम पहले तो प्लांट्स मॉर्फोलॉजी देखेंगे, यानी जो लीव्स होते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, ब्रांचेस, ठीक है, रूट सिस्टम, ये सारी की पहले मॉर्फोलॉजी देखेंगे। तो पहला तो चैप्टर ही हो गया प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, और फिर दूसरा चैप्टर होगा इसमें लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। ठीक है, 7th और 8th चैप्टर होगा लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। ठीक है, देखिए अब इसमें फर्दर 3-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। जैसे पहला फोटोसिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस क्या है, कैसे है, कहाँ कहाँ होता है, ये सारी चीजें। सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, फूड और वाटर का देखेंगे कि फूड और वाटर पूरे प्लांट के बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तीसरा देखेंगे हॉर्मोन्स ऑफ प्लांट, और चौथा देखेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखिए, तो ये तो हमारा कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ, कि हम इसमें बायो में जो जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसको उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। अब हम असली मुद्दे पे आते हैं, अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारा पहले चैप्टर का नाम है, हम जैसे यहाँ देख सकते हैं, सेल। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पहले चैप्टर का नाम है, ठीक है, सेल। तो हेडिंग दे दीजिए, आज हम सेल यानी कोशिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए, देखिए सेल, इसमें हम प्लांट और एनिमल सेल दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, और बाद में हम डिफरेंशिएट कर लेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो पहला तो यही चीज कि डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो देखिए, रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जो ब्रिटिश ओरिजिन के हैं, थे मतलब। उन्होंने ना एक ट्री का बार्क लिया था, मतलब ट्री का छाल, यानी डेड कंपोनेंट लिया था ट्री का। उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको ऐसे सेल के अंदर बॉक्सेस बने हुए दिखे। तो उनको समझ में नहीं आया कि भाई ये है क्या। ठीक है, तो ऐसे बॉक्सेस उनको दिखे तो उन्होंने इन बॉक्सेस को, जो रूम के जैसा दिख रहे थे, उनको उन्होंने नाम दे दिया सेल। ठीक है,
तो एक तो ये कि ये डिस्कवर किसके द्वारा किया गया, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे यही हो गई कि डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है, पहला चीज। और जो टर्म सेल है वो भी इन्होंने ही दिया था। तो ये जो टर्म है, टर्म सेल यानी कोशिका जो टर्म है वो भी टर्म सेल वाज गिवन बाय हिम इटसेल्फ, ठीक है। इसको भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। तो ये दो बातें यहां से हम सीखते हैं जो कि अक्सर कभी कभी एग्जाम्स में पूछ देता है, एनडीए वालों में खास करके। फिर नेक्स्ट आते हैं, देखिए हम सेल को पढ़ते हैं तो जैसे हमने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी को हम बायोलॉजी बोल देते हैं, उसमें भी अगर हम एनिमल को स्टडी कर रहे हैं तो जूलॉजी बोल दिए, प्लांट को स्टडी कर रहे हैं तो बॉटनी बोल दिए। वैसे ही अगर हम पर्टिकुलरली सेल के स्टडी के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है, मतलब हम सिर्फ सेल के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेल के स्टडी को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी, ठीक है। उसी तरीके से स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड study of cell is called cytology. साइटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, ये आप देखेंगे ध्यान से, ठीक। अब हम एक चीज और देख लेते हैं, जैसे जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को उठाया था तो वो तो डेड कंपोनेंट था, ठीक है, बार्क से लिया था तो वो डेड कंपोनेंट था। वैसे ही ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने लिविंग सेल के बारे में स्टडी किया था, तो जो सबसे पहली बार लिविंग सेल के बारे में स्टडी किया था उन साइंटिस्ट का नाम था, और ये शायद डच ओरिजिन के थे, उनका नाम था लेवेन हुक, ठीक है, ल्यूवेन हुक। तो सबसे पहली बार जिन्होंने लिविंग सेल के बारे में स्टडी किया, लिविंग सेल के बारे में स्टडी किया था, लिविंग सेल फर्स्ट स्टडीड बाय ल्यूवेन हुक। स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, बट ये हुक का स्पेलिंग सही है क्योंकि रॉबर्ट हुक में डबल ओ होगा और इनमें HOEK वाला हुक होगा, ठीक है। आप एक बारी अगर चेक करना चाहें तो चेक कर लें, बट मेरे हिसाब से ये सही है, ठीक है। तो सबसे पहली बार लिविंग सेल को स्टडी इन्होंने किया था, और इन्होंने स्टडी कैसे किया था मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि काई का नाम सुना होगा, ठीक है, हिंदी में जिसको काई बोलते हैं, अंग्रेजी में शायद अलगा वगैरह का नाम सुनेंगे, अलगी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक अलगी को स्टडी किया था, ठीक है, वाटर अलगी को, ठीक है, जिसका नाम था आई थिंक स्पाइरोगाइरा, ठीक। तो इन्होंने सबसे पहली बार इसको स्टडी किया और बोला, इसीलिए फर्स्ट लिविंग सेल का जो ख्याति है इन्होंने ले ली कि सबसे पहली बार फर्स्ट लिविंग सेल को इन्होंने स्टडी किया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लें। देखिए ये तो हो गया बेसिक चीजें सेल के बारे में। अब देखिए सेल है क्या। तो सेल जो है ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। जैसे अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या है, वो होता है ईंट। तो वैसे ही हम ह्यूमंस का या फिर हमारे जैसे और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेल के, ठीक है। तो इसीलिए
सेल का डेफिनेशन, और ये एनसीईआरटी वाला डेफिनेशन है कि सेल इज द, इसका डेफिनेशन होगा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहाँ दो चीजें हैं, पहला तो स्ट्रक्चर और दूसरा क्या है, फंक्शन। तो इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चरल कहने का मतलब क्या है और फंक्शनल कहने का मतलब क्या है। ये जो फंक्शनल वर्ड है ये क्या डिनोट करता है। देखिए स्ट्रक्चरल मतलब कि इट इज द बेसिक कंपोनेंट। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम घर की बात करें तो घर में पहले ईंटें लगती हैं, फिर दीवार बनता है, फिर कमरे तैयार होते हैं। ठीक है, फिर पूरी बिल्डिंग तैयार होती है और हम उस पूरे बिल्डिंग में जब पूरा फिनिशिंग वगैरह हो जाता है हम उसको घर बोलते हैं, लोग रहने लगते हैं। ठीक, वैसे ही अगर एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे खड़ा है, ठीक है, तो उसका जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल जो कंपोनेंट होगा ना वो क्या होगा, सेल होगा। देखिए स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल structural means it provides fundamental structure। ठीक है, और इस फंडामेंटल स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो बनेगा सेल, फिर उसके बाद बनेगा टिश्यू, फिर टिश्यू के बाद बनेगा ऑर्गन, फिर ऑर्गन के बाद बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद बनेगा एक कंप्लीट फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, फिर इसके बाद क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म को तैयार होने के लिए सेल बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ये चीज है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हम फंक्शनल की बात करते हैं कि फंक्शनल में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो फंक्शनल मीन्स most of the life existing functions most of the life existing functions are done at cellular level। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। देखिए मोस्ट ऑफ द लाइफ एग्जिस्टिंग, या फिर हम बेस्ट वर्ड होगा लाइफ सस्टेनिंग लिख लें, तो ये बेस्ट वर्ड होगा, लाइफ सस्टेनिंग लिख लेते हैं। लाइफ सस्टेनिंग, लाइफ को सस्टेन करने वाला। मोस्ट ऑफ द लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस आर डन एट सेलुलर लेवल। वो लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे अगर हम लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन की बात करें तो जैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, पचने की क्रिया होती है, डाइजेशन।
तो ये डाइजेशन कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं होता है, छोटे लेवल पे, सेलुलर लेवल पे होता है। और हमें इसका जो कंक्लूजन है, जो कंक्लूजन यानी एनर्जी का जो प्रोडक्शन है, वो जब कंबाइन होके बहुत सारे सेल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो हमें बड़ा लेवल पे दिखता है, ठीक है। उसका जो कंक्लूजन है वो हमें दिखता है, ठीक है, लेकिन उसका जो बेसिक फंक्शन है वो सेलुलर लेवल पे ही होता है। डाइजेशन हो गया, जैसे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ये सारे फंक्शंस कहाँ पे होते हैं? सेलुलर लेवल पे। आपने एक, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये बेसिक फंक्शन ये है कि इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना, वो उसका एक मतलब उसमें भी वो रोल प्ले करता है। तो इसे इसीलिए फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों कहा जाता है, ठीक है, लाइफ का, सेल को, ठीक है। ये हो गया, हाँ। अब ध्यान से देखिए, कब से हम सेल सेल रट रहे हैं, तो सेल के भी एक्चुअली दो टाइप होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना सेल जो है ना, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। और एक टाइप होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कहने का मतलब है कि इट इज न्यू सेल, मतलब जो अभी हम लोगों में जिस टाइप का सेल पाया जाएगा, क्योंकि वी आर द मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो बंदरों में जो सबसे एडवांस वाले कौन है जानवर? इंसान ही है, ठीक है। तो क्या है, सबसे एडवांस लेवल का सेल हम में पाया जाएगा, ठीक। तो हमारे जो सेल होंगे उनको हम यूकैरियोट्स बोलेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिफरेंस देख लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो पहले तो यही से शुरू करते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सेल, मेरा सेल ना SLLL दिखता है, और जबकि होता है, सॉरी, CLLL दिखता है, जबकि होना चाहिए CELL, ठीक है। तो टाइप्स में पहला हम देखते हैं, इसमें दो टाइप्स। और देखिए हम बहुत ही आराम आराम से पढ़ेंगे, ताकि जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होना, जैसे मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं पहले स्कोप बता देता हूँ, फिर उसके हिसाब से सिलसिलेवार तरीके से चलता हूँ। और इसी बीच में मैं आपको CDS, CAPF और NDA के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी बायो के कराता रहूँगा, ताकि आपको लगे कि कुछ कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो इररिलेवेंट नहीं है, ठीक है, वो रेलेवेंट है, ठीक है, कि हाँ इससे क्वेश्चंस आते हैं, बनने के चांसेस 100% या फिर 100 तो खैर नहीं ही बोल सकते, 90% या फिर 95% हो जाएंगे, ठीक। तो इसमें सबसे पहला चीज प्रोकैरियोट्स। और दूसरा ठीक है, प्रो और कैरियोट, यू कैरियोट, इसमें दो दो वर्ड से मिलके बने हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है ना, वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस यही हो गया कि प्रोकैरियोट्स हैव डोंट हैव सॉरी डोंट हैव डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। दूसरा इसमें आ जाते हैं, हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और जो इसका न्यूक्लियस होता है ना, जो इसका न्यूक्लियस होता है वो एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय
सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ठीक है, ये ई है, आप घबराइएगा नहीं। ठीक, दूसरा इसमें जो है ना कुछ कुछ सेल ऑर्गेनल्स जैसे राइबोसोम आपको मिलेगा, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में जितने होने चाहिए वो सारे होते हैं। ठीक है, तो इसमें सेल ऑर्गेनल्स आर जनरली अब्सेंट, मतलब इसमें अब्सेंट होते हैं। सिर्फ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होगा, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अब्सेंट होगा, इवन आई थिंक लाइसोसोम भी अब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये चीजें, बाकी इसमें हैव सेल ऑर्गेनल्स, हैव सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, और बहुत सारे। ठीक है, हम आगे देखेंगे। ठीक, तब तक आप इसको देखिए। इसमें जो नेक्स्ट चीज है, जैसे प्रोकैरियोट्स में जो सेल डिवीजन, मैंने अभी यही लिखवाया था कि ग्रोथ, तो ग्रोथ भाई कैसे होगा, कुछ चीज डिवाइड करेगी तो ग्रोथ होगा। तो वैसे ही जो जब प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं ना, तो इनमें जो सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोट्स इज डन थ्रू बर्डिंग। ये प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक प्रोसेसेस होते हैं, मैं आपको जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब उसमें अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, बर्डिंग एंड फीजन, फ्यूजन नहीं फीजन। ठीक है, और इसमें जो सेल डिवीजन होता है ना यूकैरियोट्स में, सेल डिवीजन वो होता है या तो माइटोसिस होगा या फिर मियोसिस। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें अभी प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोट्स के बारे में, और आगे जब फर्दर क्लासेस होंगी और क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे पीवाईक्यू, उसके हिसाब से हम और डिटेल में इसको देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता दूं कि जैसे क्या होता है कि जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो उससे पहले कुछ थ्योरी, कुछ हाइपोथेसिस दिए जाते हैं। वैसे ही जब सेल के बारे में पढ़ा गया ना, तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ना एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली ये एग्जाम में पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सेल थ्योरी। ठीक है, तो सेल थ्योरी, देखिए सेल थ्योरी जो प्रोपाउंड किया गया था यानी दिया गया था, ये दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है स्केल्डन एंड स्वान। ठीक है, तो उन्होंने दिया था, तो गिवन बाय दो साइंटिस्ट थे, स्केल्डन एंड स्वान। और इन्होंने इस थ्योरी को लग आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 1838 या 39 के बीच में दिया था। ठीक है, वो चीज़, तो ये तो हो गया। अब इसमें जो कंपोनेंट्स, जैसे किसी थ्योरी को जब हम प्रोपाउंड करते हैं, देते हैं, तो उसमें हम कुछ चीज़ें रखते हैं। ठीक है, तो इसका पहला चीज़ क्या है कि ये फर्स्ट सेल थ्योरी का जो पहली जो
पोस्टुलेट है वो ये कहते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म is made up of सेल। ठीक है, फिर दूसरा ये बोलता है कि जितने भी सेल हैं, जितने भी अभी के सेल हैं, वो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से अपने आप को डिराइव किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स बता रहा था, तो सबसे पहले अर्थ पे ना प्रोकैरियोट्स ही आए थे, फिर वो धीरे 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 इवॉल्व होते गए, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो सेकंड वैसे हो जाएगा कि एवरी existing cell has came from a pre-existing cell, pre-existing cell। ठीक है, ये तो दो चीजों को। और तीसरा इन्होंने ये बताया था कि लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। मतलब आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर लो, उन सब का जो लाइफ होता है ना, उसकी स्टार्टिंग एक सिंगल सेल से होती है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारा खुद का लाइफ सिर्फ एक सिंगल सेल, जिसको हम जायगोट बोलते हैं, उससे स्टार्ट होता है। तो तीसरा उनका पोस्टुलेट ये था लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म starts from a single cell। ठीक है, एग्जाम्पल में हम ह्यूमंस का ही लिख लेते हैं। जैसे अगर ह्यूमंस प्रॉपर एक फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं, तो वो सेल का नाम होता है जायगोट। ठीक है, तो ये है सेल थ्योरी। ठीक है, अब सेल थ्योरी के बारे में पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा ये देख लेंगे कि जैसे सेल सेल तो हम रट रहे हैं, और हमने प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स भी देखा, तो उसमें एक टर्म हमने देखा, वो टर्म था ये सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, एक टर्म था सेल ऑर्गेनल्स। ये होते क्या है? ठीक है, जैसे मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, तो भाई ये है क्या? ये सेल ऑर्गेनल है क्या? देखिए, सेल ऑर्गेनल कुछ नहीं है, जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वैसे ही सेल में डिफरेंट डिफरेंट सेलुलर फंक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना है, तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, और हमारा नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और प्लस हॉर्मोन्स। अगर हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन का काम करना है, तो फिर किडनीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है, तो हमारे लीवर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में डाइजेशन का काम करना है, तो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, बाइल, ये सब सारे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, अगर रेस्पिरेशन देखना है, तो फिर ट्रैकिया, लंग्स सारे इन्वॉल्व होते हैं। अगर सर्कुलेशन देखने हैं, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरा एकदम चुस्त दुरुस्त बना के रखना है, एकदम मस्त बना के रखना है, तो हमारे हार्ट और ब्लड, ठीक है, आर्टरीज, वेंस, ये सब सारे क्या होने चाहिए वैसे। अगर हमें एकदम प्रॉपर तरीके से ढंग से पोस्चर में खड़ा होना होता है, तो फिर स्केलेटल सिस्टम ढंग का मजबूत होना चाहिए, हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ही डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय डिफरेंट ऑर्गेनेलिज ऑफ सेल। तो हम अभी ये देखेंगे कि सेल में पहले कितने ऑर्गेनेलिज होते हैं, फिर एक एक करके इनको पढ़ेंगे, फिर आगे और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, सॉरी। देखिए, तो नेक्स्ट चीज है
सेल ऑर्गेनेलिज, सेल, अगर नहीं दिख रहा होगा तो अब दिखेगा, सेल सेल ऑर्गेनेलिज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है सेल वॉल, मतलब ऑर्गेनेलिज तो नहीं है लेकिन जैसे मतलब मान भी सकते हैं। दूसरा सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन या फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर जो जैसे हमारे बॉडी में ब्लड है वैसे ही सेल में भी फ्लूइडिक पार्ट होता है, ठीक है, तरल पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म भी दो, अगर वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, अगर वो न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच में हो तो उसको बोलते हैं, सॉरी हाँ, प्रोटोप्लाज्म, नहीं ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म एकदम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी वॉरी की कोई जरूरत नहीं। फिर चौथा देखते हैं, चौथा ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने अभी नाम भी लिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। पांचवा माइटोकॉन्ड्रिया के बाद गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक है। छठवा आपका आएगा इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर में लिखते हैं, एक को बोलते हैं स्मूथ ईआर और एक को बोलते हैं रफ ईआर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फिर एक बेसिक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको बोलते हैं राइबोसोम, राइबोसोम्स। ये क्या होता है ना कि जैसे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो मैंने बताया, एक स्मूथ और एक रफ, तो जो रफ वाला होता है ना उसके सरफेस पे यही छोटे छोटे स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको राइबोसोम बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। देन चौथा आएगा वैक्यूल्स, फिर नेक्स्ट आएगा आपको 9th में प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स, फिर आता है आपको सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, और फिर सेंट्रोसोम, फिर आता है आपको लाइसोसोम, लाइसोसोम बताया मैंने, नहीं बताया, तो नेक्स्ट आएगा आपको लाइसोसोम, लाइसोसोम, और फिर 12th में आपका आएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जिसको हम आम भाषा में डीएनए और आरएनए बोलते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन है फिलहाल का, ठीक है। तो इसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे और फर्दर डिटेल में हम एक एक सेल ऑर्गेनल, एक एक चीज को हम आगे
बायो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा और फर्दर क्लासेस के अपडेट्स लेने के लिए लिख देता हूँ, थैंक यू। क्लास भी रिकॉर्ड हो गई।